नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मधु काकरिया का लिखा उपन्यास सूखते चिनार का 5वां भाग लेकर। एकाएक संदीप ने महसूस किया कि इस प्रकार खुलकर उसे सिद्धार्थ से नहीं कहना चाहिए था। सिद्धार्थ चिंतित था, सहमा हुआ था, तनावग्रस्त था भाई के लिए, लेकिन वह भी क्या करता। सिद्धार्थ को नहीं बताने का मतलब होता उसे लेकर बाहर घूमना, जो ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता था। सत्य सदैव सुंदर होता है, उसने फिर खुद को दिलासा दी और भाई को हल्का करने की गरज से फिर कहने लगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्थिति अब काफ़ी नियंत्रण में है। बस हमें सदैव सतर्क, सावधान एवं सख्त अनुशासन में रहने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं कह सकता कि कब क्या हो जाए। क्वार्टर के बाहर ये जो अंधेरा है ना, यह भी इसी सतर्कता और सावधानी का परिणाम है। तुमने तो अभी नहीं देखा है हम लोगों का बेस कैंप। भूषण कल दिखाऊंगा, एकदम किले की तरह। ज़बरदस्त सुरक्षा, कड़ी निगरानी, चारों तरफ कटीले तारों की घेराबंदी, चारों तरफ AK-47 लिए संतरी। पर इसके बावजूद बेस कैंप पर फियादीन का हमला हो चुका है। घनी रात के अंधेरे में रेंगते हुए घुस आए थे साले। अब जो मरने मिटने पर तुला हो, उससे निपटना मुश्किल। तो उसके बाद से कैमरे में चाहे बत्ती जले, पर बाहर खुले में अंधेरा कर दिया जाता है। जिससे यहाँ की गतिविधियों का पता न चले। संदीप अब कतराने लगा यहाँ की स्थितियों के बारे में विस्तार से बताने से। इस कारण बात के रुख को बदलते हुए उसने कहा कि अब छोड़ ये गोला बारूद की बातें, मैं सिर्फ अपनी ही कहे जा रहा हूँ। तू बता कैसी चल रही है तेरी कंपनी का धंधा पानी। तू बता तेरी कैसी चल रही है कंपनी का धंधा पानी। तू बता कैसी चल रही है तेरी कंपनी का धंधा पानी। बता दूंगा, बस एक बात बता दे। तू तो सिग्नल में था, टेक्निकल लाइन में था, इंजीनियर था, फिर तुम्हें फ़ौज के हाथों में AK-47 क्यों पकड़ा दी? क्या ये धोखा नहीं? तुम्हें फ़ौज ने हाथों में AK-47 क्यों पकड़ा दी? क्या ये धोखा नहीं? नहीं, ये धोखा नहीं है। ये हमारे अनुबंध की शर्त के अनुसार ही हुआ। यहाँ पर हर ऑफिसर, इन्फेंट्री ऑफिसर, गन उठाने वाला हो जाता है। क्यों? इसे समझने के लिए पहले तुम्हें राष्ट्रीय राइफल्स की हिस्ट्री जाननी होगी। ढीले ढीले शब्दों में बस इतना समझ लो कि मुझे इंडियन आर्मी ने यहाँ कश्मीर में यानी राष्ट्रीय राइफल्स में डेप्यूट किया है। राष्ट्रीय राइफल्स सीधी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। यह विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के लिए बनाई गई है। 1990 में इसकी स्थापना हुई और कश्मीर के आतंकवाद से मुस्तैदी से निपटने के लिए यहाँ की कमज़ोर एवं अविश्वसनीय स्थानीय पुलिस की पूरक के रूप में। इसका एम्ब्लेम भी अलग है इंडियन आर्मी के एम्ब्लेम से। हमारा एम्ब्लेम है 2 क्रॉस करती AK-47 और हमारा मोटो है वीरता और दृढ़ता। जबकि जब मैं इंडियन आर्मी में था तो हमारा मोटो था वीरता और विवेक। RR राष्ट्रीय राइफल्स इकलौती ऐसी रेजिमेंट है जहां फौजी किसी भी अनुशासन में हो, चाहे EME से हो चाहे सिग्नल से हो, उसे RR बैनर के अंतर्गत आतंकवाद से लड़ना ही होगा। लेकिन यह कैसे संभव? एक बंदा, तू अपने को ही ले, जो सिग्नल में है, वह कैसे एकाएक AK-47 लेकर आतंकवादियों से भिड़ सकता है? हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी। दरवाज़ा बंद किया। संदीप ने भाई के पाँव पर मोटी सी रजाई डाली और लेटे लेटे कहने लगा, देख, यूँ तो हमें वेपन ट्रेनिंग पहले से ही मिल चुकी होती है, पर यहाँ पोस्टिंग होने के तुरंत बाद हमें महीने भर बहुत ही सख्त और रिगरस फ्री इंडक्शन कोर्स कोप्स बैटल स्कूल में करवाया जाता है। जमाई लेते लेते संदीप ने कहा, अब बस भी कर गोला बारूद की बातें, सुना अपने हाल। सिद्धार्थ ने IIM कोलकाता से MBA किया है। लगे हाथों उसे देश की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया यूनिलीवर ने भारी भरकम पैकेज देकर लपक लिया और साल बीतते न बीतते उसे ASM यानी
एरिया सेल्स मैनेजर बना दिया। सिद्धार्थ को इस बात का बड़ा फक्र था कि वह एक ऐसी कंपनी का एएसएम है जो एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में सबका बाप है। देश में 80% लोग इंडिया लीवर का मार्केट शेयर है। इसीलिए नाक फुलाते हुए गर्वीले स्वर में कहा उसने, मेरी कंपनी का क्या पूछते हो भाई, देश की कोई भी दुकान बिना हमारे प्रोडक्ट के चल ही नहीं सकती। अकेला मैं 38 करोड़ का सेल्स हैंडल करता हूँ। बाप रे, 38 करोड़ कैसे अचीव कर पाते हो इतना भारी भरकम सेल्स टारगेट। आंखें बाहर निकल आई संदीप की। मैं इस टारगेट को टुकड़े टुकड़े में अपने सेल्स ऑफिसर को बांट देता हूँ। किस आधार पर? उनके पूर्व के इतिहास के आधार पर। कोई समस्या नहीं आती इतने बड़े टारगेट को पकड़ने में? अपने माथे को सहलाते हुए कहा सिद्धार्थ ने। हाँ, समस्या तो आती ही है, इन दिनों थोड़ी और बढ़ गई है। दरअसल हमारे सबसे बड़े कंपटीटर हैं छोटे छोटे खुदरा विक्रेता। उनकी लागत हमसे बहुत कम आती है। उनकी न तो विज्ञापन लागत, न वितरण लागत, न रिसर्च कॉस्ट, न इन्वेंटरी कॉस्ट। वे होते हुए भी लोकल हैं। वही बनाया तेल साबुन और वही बेच दिया। अब सोचो, हमारा फाइन एंड लवली बनता है हरिद्वार एवं गुवाहाटी में, और हम उसे बिक्री करते हैं दूर कश्मीर तक, आंध्र प्रदेश के छोटे छोटे गांवों तक। तो हमारी वितरण लागत सोचो कितनी बढ़ जाती है। इसीलिए कोका कोला की तरह हमारा भी लक्ष्य है भारत के आखिरी गांव की आखिरी दुकान तक पहुंचना। इसीलिए ज़रूरी है गांव के सारे छोटे छोटे खुदरा निर्माताओं एवं विक्रेताओं का सफाया करना। देश की करीब 1 करोड़ दुकानों तक हमारी पहुंच है। 26,000 दुकान तो मैं अकेला हैंडल करता हूं। हमारा टारगेट इस फिगर को और फैलाना है, इतना कि धरती के किसी भी टुकड़े पर, किसी भी गांव के आखिरी छोर पर भी यदि कोई मोदी की भी दुकान हो तो वहाँ भी हमारा ब्राइट या लाइफ मैन या फाइन एंड लवली का पाउच झूलता दिखे। पर तुम पहुँचोगे कैसे आखिरी गांव की आखिरी दुकान तक? फिर गर्वीली मुस्कान बिखेरते हुए कहा सिद्धार्थ ने। इसके लिए हम समय समय पर कई योजनाएं निकालते हैं। हर तीसरे महीने हमारा विज्ञापन बदलता है। यह एक तरीका है। विज्ञापन पर हम खूब खर्च करते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है कि जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए तुम देखो, हर दुकान पर हमारा माल पहली कतार में दिखता है। लेकिन हमारी सबसे सफल योजना है महाशक्ति माँ योजना, जिसके अंतर्गत हम गांव की ही किसी पढ़ी लिखी असरदार महिला को पकड़ते हैं, उसे मासिक वेतन और कमीशन के आधार पर नियुक्त करते हैं। उसका काम होता है घर घर जाकर हमारे उत्पाद के छोटे छोटे पाउचों को नगण्य मूल्य या फ्री में ही वितरित करना। एक बार ग्राहक यदि हमारे साबुन के चमत्कार और चमक का आदी हो जाए तो स्थानीय साबुन खुद ही दुम दबाकर भाग जाते हैं। वाह गुरु! छोटे छोटे मेहनती स्वावलंबी और स्वाभिमानी घरेलू निर्माताओं का सफाया कर अपनी कंपनी को माला माल करना। बड़े अच्छे मिशन के लिए समर्पित कर रखी है तुमने अपनी जिंदगी। एक कसक के समय संदीप बड़बड़ाया। सिद्धार्थ उठकर बाथरूम की ओर मुड़ गया था, इस कारण पूरी तरह सुन नहीं पाया संदीप को। कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं, बस यही कहा कि तुम्हारी सारी थकान तो सेल्स टारगेट पूरा हो जाने पर मिट जाती होगी। हाँ, तुम जैसे लोगों की सारी थकान आतंकी को ढेर कर मिट जाती है। संदीप हंसा, सिद्धार्थ हंसा, फिर दोनों साथ साथ हंसे। बातचीत का रुख बदला। दोनों घर वालों की दीन दुनिया की बातों में मशगूल हो गए। बतियाते बतियाते जाने कब आँख लग गई संदीप की। सिद्धार्थ भी सोने की कोशिश करने लगा, पर जाने कहाँ से एक मच्छर घुस आया कमरे में और ठीक उसके कान के पास गुंजन करने लगा। सिद्धार्थ ने हल्के से भाई को हिलाया कि पूछ ले कि ऑल आउट कहाँ रखा हुआ है। पर ये क्या? जैसे ही उसने भाई को हिलाया, बुरी तरह सहम गया वह। नींद से झटका खाए भाई का हाथ सीधा 1 के 47 पर। अरे अरे, चला मत देना। माय गॉड भाई, क्या रात में स्वप्न में भी तुम मिलिटेंट ही देखते हो? नींद में भी पीछा नहीं छोड़ते वे तुम्हारा। झेप गया संदीप। सचमुच क्या होता जा रहा है उन्हें? किस प्रकार बदलता जा रहा है व्यक्तित्व उनका? जिन आँखों में सुंदर सुहाने स्वप्न भरे रहते थे, जिस मस्तिष्क में सबके लिए अच्छे विचार रहते थे, कितना संकाल हो गया है वह मस्तिष्क, और कितनी खूनी हो गई हैं वे आँखें कि स्वप्न में भी यह ख्याल पीछा नहीं छोड़ता उन्हें मार गिराना।
किसी को उसके पूर्व की कोई मार गिराए, उफ, ये कश्मीर तो उन्हें इंसान भी नहीं रहने देगा। सोख लेगा जिंदगी के सारे सौंदर्य और संवेदना को, नहीं सोने देगा एक मीठी स्वाभाविक नींद। जाने किस मनहूस रात ईश्वर ने रचा धरती के इस टुकड़े को, जितना सुंदर उतना घातक, जितने पेड़ उतनी कब्रें, हर घर के पीछे एक जवान कब्र। कितने दिन हो गए हैं उन्हें किसी अच्छी किताब से गुजरते हुए। उफ, कश्मीर क्या आए, स्वप्न, सौंदर्य, काव्य, संगीत, सब अच्छी चीज़ें छूटती जा रही हैं हाथ से। सब पर छाता जा रहा है आतंकवाद। फिर झिंझोड़ा सिद्धार्थ ने, कहाँ खो गए, क्या सोच रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ जरूर है, तुम मुझे स्वाभाविक नहीं लग रहे। क्या चल रहा है तुम्हारे भीतर? गहरे से देखा संदीप ने सिद्धार्थ को। कितनी अच्छी तरह से पढ़ लेता है वह उसका चेहरा। शायद उसे समझता भी है औरों से अधिक। नहीं चाहते हुए भी भीतर अटके शब्द निकल आए बाहर। यही कि हम लोग यहाँ चाहकर भी स्वाभाविक जीवन नहीं जी सकते। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा घट ही जाता है कि आतंकवाद हमारी चेतना और मानसिकता का हिस्सा बनता जाता है। पिछले सप्ताह की घटी एक घटना। खबर मिली कि पहाड़न गांव में मिलिटेंट पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी में है। मैं कैप्टन अमरीक सिंह, मेजर कुलवंत और 10 जवानों के साथ उस पहाड़ी पर पहुंचा। हमने अपनी अपनी पोजीशन ली, जगह का घेराव किया, HSTI को सेट किया, उसे ऑन मोड में रखा, मतलब कहीं कोई चूक नहीं। पर ऐसे मौके पर वीरता और पराक्रम नहीं, वरन पोजीशन का बहुत महत्व होता है। हमने पोजीशन नीचे की ली क्योंकि खबर थी कि वे ऊपर चढ़ने की तैयारी में हैं, इसलिए हमारा सारा ध्यान नीचे की तरफ था। लेकिन हरामजादे ऊपर थे। पहाड़ों पर ऊपर वाला हमेशा फायदे की पोजीशन में रहता है। तो भी हमने एक आतंकी को ढेर कर डाला, दूसरे को अधमरा। हम थोड़े बेफिक्र होकर ऊपर बढ़ने लगे, तभी किसी दूसरे आतंकी ने मरते मरते भी फायर कर डाला और गोली कैप्टन अमरीक को लगी। लम्हे भर की चूक, 1 इंच इधर उधर, वे उस पार शहीद। तिरंगे में लिपटाकर उनके शव को मैं ही पहुंचाने गया था उनके घर। बोलते बोलते फिर संजीदा हो गए संदीप। आंखें फिर घूमने लगी AK-47 को। कमरे की खिड़की से देखा उन्होंने, खिला हुआ चांद, धरती पर सोई चांदनी, छिटके हुए तारे, सौंदर्य कहीं भी हो पुलक जगाता है। मेजर पुलकित हुए झांकने लगे अपने भीतर। आज भाई से मिलकर बहुत दिनों बाद उन्हें अपने इंसान होने की प्रतीति हुई। याद आया वह बचपन, वह माउथ आर्गन कितना बजाया करते थे वे, उसे काश एक बार फिर होठों से लगा पाते। बड़े क्या हुए, जिंदगी निकल गई हाथों से। अपने ख्यालों से जाने कब तक खेलते रहे संदीप कि तभी भाई ने फिर झिंझोड़ा उन्हें। अच्छा ये बताओ भाई, यदि आर्मी ज्वाइन करते वक्त तुम्हें पता होता कि इस प्रकार तुम्हें गन उठाकर हर पल आतंकियों को मौत के घाट उतारना पड़ेगा, तो भी क्या तुम ज्वाइन करते आर्मी? गहरे सोच में डूब गए मेजर क्या जवाब दे? चेहरे पर धूप छांव भीतर डूबने लगे। क्या सचमुच खून की होली खेलने के लिए ज्वाइन की उन्होंने आर्मी? क्या पता होता कि उन्हें RR में डेप्यूट किया जाएगा तो आते वे आर्मी में? शायद हाँ, शायद नहीं। आंखें फिर घूमी पीछे। 18 साल की स्वप्न देखने की उम्र, क्या सोच पाती इतना? समझ पाती तब तो समझ रहे हैं वे आज जो हो रहा है, क्या उसके बीज अतीत में ही नहीं पड़ चुके थे? वर्तमान क्या है, अतीत की तार्किक परिणति नहीं है। नहीं, शायद हाँ, पर जिंदगी की सुंदरता भी इसी में है कि रहस्य पर से समय पूर्व पर्दा ना उठे। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, उसे जवाब दो भाई। संदीप ने पलट कर रेड़ मारी। कई सवाल ऐसे होते हैं भाई जिनका जवाब जिंदगी में कभी नहीं मिलता। अब तुम ही बताओ, यदि तुम्हें पता होता कि अपनी कंपनी के फायदे के लिए तुम्हें अपने ही देश के छोटे छोटे निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, स्थानीय व्यापारियों और घरेलू उद्योग धंधों का सफाया करना होगा, उनके पेट पर लात मारनी होगी, तो क्या तू ज्वाइन करता ये कंपनी? भाई मुझे तो लगता है कि हम सब कहीं न कहीं अनचाहे अनजाने फंसे हुए लोग हैं। दरअसल जब तक हम समझ पाते हैं, उन रास्तों को जान पाते हैं, अपने स्व के भाव को, अपने स्वभाव को, प्रकृति को, जीवन बहुत आगे बढ़ चुका होता है। जिंदगी के ढेर सारे परिंदे उड़ चुके होते हैं। घिसते घिसते हम इतना घिस चुके होते हैं कि जिंदगी की रगड़ में कि हमारे पास ना इतनी ऊर्जा बचती है, ना ही ऐसा सपना कि हम एक ज़िंदगी से निकलकर दूसरी ज़िंदगी में चले जाएं। हमारे पास न लौट जाने का विकल्प बचता है, न रास्ते बदलने का।
हम बस जिंदगी के सृष्टा नहीं, जिंदगी की कठपुतलियाँ भर रह जाते हैं। हम आर्मी वाले राजनेताओं के हाथों की कठपुतलियाँ हैं, तो तुम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों की फर्क क्या है? क्या क्या? जैसे बिजली छू गई हो। आहत सिद्धार्थ। इतना कठोर सत्य उसकी उस नौकरी के लिए जिसे पाकर वह फूला नहीं समाया था। जाने कितनों को पछाड़ कर उसने प्रवेश पाया था IIM कोलकाता में। वह देश का क्रीमी लेयर और ये उसका काम। इस नज़रिए से तो उसने कभी सोचा ही न था। क्या दोबारा सोचना होगा उसे अपने बारे में, लेकिन वह इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। अपने बचे खुचे दम के साथ फिर उसने पलटवार करना चाहा। तुम्हारी शिकायत है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नज़र सिर्फ फ़ायदे पर रहती है, पर एक सच्चाई ये भी है कि भाई कि प्रॉफिट सबसे ज़बरदस्त फोर्स है। यदि प्रॉफिट मोटिव नहीं रहे तो लोग इतनी दौड़ धूप क्यों करें? भारत में ही देखो ना, जब से ग्लोबल इकोनॉमी हुई है, इंडिया कितनी उन्नति कर रहा है। GDP को देखो, सेंसेक्स को देखो, तो ये भी तो देखो कि इस देश में अभी भी 223 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, बाल श्रमिक बढ़ रहे हैं, गांव उजड़ रहे हैं, आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं, करोड़ों लोगों की प्रति व्यक्ति आय महज 20 रुपये प्रतिदिन है। यदि खुशहाली होती तो माओवादी नहीं बढ़ते। भूखा आदमी ही उठाता है गन। सिद्धार्थ ने हार कर अंत में तुरुप का कार्ड फेंका। लेकिन मैं तुम्हारी तरह भारत सरकार के किसी अनुबंध से नहीं बंधा हूँ। जब भी मैं चाहूँ त्याग पत्र दे सकता हूँ। तो फिर क्यों तू अपनी विलक्षण प्रतिभा को सुंदरियों को गोरापन देने के भ्रम में जाया कर रहा है? संदीप की नज़र उसके हाथ में रखे महंगे ब्लैकबेरी मोबाइल पर थी, जो श्रीनगर में निष्क्रिय हो गया था। क्या जम गया सिद्धार्थ? फिर गहरा देखा भाई को। ये भाई बोल रहा है या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रति उसकी भी तृष्णा, या कोई कुंठा? नहीं, कुंठा का शिकार तो हो ही नहीं सकता उसका भाई। अच्छी तरह जानता है वह तो क्या फौज के कठोर जीवन ने बना दिया है भाई को इतना कठोर कि चाबुक दर चाबुक वार किया जा रहा है उस पर। न वह फौज का बन पाया, न ही भाई का रह पाया। क्या इसीलिए बन गया वह इतना कठोर? गीला सन्नाटा। जमे से बैठे रहे दोनों भाई, जैसे दोनों दो हाड़ मांस के इंसान नहीं, बर्फ के दो टुकड़े हों। संदीप को भी लगा कि अनायास ही चाकू चला दिया उसने भाई पर। ऐसा नंग धड़ंग बड़ बोलापन बहुत कड़वा कह गया। वह भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान से MBA, इतना हाई पैकेज, देश का क्रीमी लेयर, और किस तरह शून्य कर डाला उसने भाई को, जबकि वह जानता है कि भाई अमानवीय नहीं है, पर उसकी सोच की धुरी को ही उलट दिया। भोग पर आधारित विकास की सोच ने उसे एक ऐसी तिलिस्म दुनिया में पहुंचा दिया जहां करुणा, संवेदना, इंसानी एहसास, कोमल भावनाएं सब माया है। सत्य है सिर्फ आमदनी का उठता हुआ ग्राफ। पर वह भी क्या करे, जाने कि उसे लगता है कि ये सारे प्रतिष्ठान देश की ज़रूरत के अनुसार नहीं, वरन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ज़रूरत के अनुसार डिजाइन किए गए हैं। जाने क्यों उसे लगता है कि आज नैतिकता किसी भी प्रोफेशन में नहीं रह गई है। पिछले दशकों में यदि किसी चीज़ को देश से निकाला मिला तो वह है नैतिकता। भाई की सारी काबिलियत, प्रतिभा और हुनर जाया हो रहा है मरे हुए चूहे को बेचने के कौशल में, और कश्मीर की युवा पीढ़ी का हुनर जाया हो रहा है संदूक के घोड़े को दबाने में। पर क्या कश्मीर संपूर्ण भारत है? नहीं। फिर क्यों इतनी कड़वाहट और नकारात्मकता भरती जा रही है उसके भीतर? क्या कश्मीर पोस्टिंग का साइड इफ़ेक्ट है ये? नहीं, ये निकालेगा कोई राह इस भटकी हुई दुनिया के बीच। नींद नहीं आ रही उसे, फिर भी नींद को परे सरका कर वह जुट गया भाई के जख्मों पर मलहम पट्टी करने में। बातें करता रहा उसने मुलायम मुलायम स्वरों में, इधर उधर की बेसिर पैर की, और देखते देखते हल्का सा मन मुटाव जो दोनों के बीच हो गया था, एक दुर्बल लहर की तरह विलीन हुआ। फिर हवाएं चलने लगी, फूल मुस्कुराने लगे, फिर भाई बन गए, और सुबह तक दोनों ने नींद, मुस्कुराहट, सपनों का एक पूरा दौर साथ साथ पूरा किया। सुबह कमांडिंग अफसर कर्नल आप्टे ने तुरंत बुलाया संदीप को बेस कैंप ब्रूसन में। सिद्धार्थ को साथ लेकर पहुंचे संदीप अपने बेस कैंप भूषण में
सिद्धार्थ को उसकी कॉटेज दिखाई। पहली नज़र में भूषण कैंप बड़ा मन भावन लगा सिद्धार्थ को। गाढ़े लाल और गाढ़े हरे रंगों में रंगा हुआ गोलाकार मुख्य द्वार, सबसे ऊपर अर्धवृत्ताकार में लिखा हुआ था कर्म ही धर्म। दरवाजे के पहले ठीक गुड़गांव के आर्मी कैंप की तरह यहाँ भी बड़ी सी लकड़ी की अर्गला स्टैंड पर आड़ी टिकाई हुई। वह तभी उठेगी जब आप प्लीज़ शो योर आइडेंटिटी कार्ड का फंदा पार कर लेंगे। दाईं तरफ छोटा सा ऑफिस मुख्य द्वार के बाहर, इसमें AK-47 हाथों में लिए हुए कमांड नुमा गार्ड। मुख्य दरवाजे के बाहर सड़क पर छोटा सा होर्डिंग जिस पर 2 चुस्त कमांडो और नीचे लिखा हुआ दी स्टोर्मी ट्रूप्स। थोड़ा आगे की तरफ फिर एक बोर्ड जिस पर लिखा हुआ था कदम से कदम मिलाओ, कश्मीर को जन्नत बनाओ। मुख्य द्वार पर जबरदस्त नाकेबंदी, हर तरफ AK-47 से लैस जवान। जब तक अंदर से आदेश नहीं मिल जाता परिंदा भी पर नहीं फैला सकता। मुख्य दरवाजे के ऊपर राष्ट्रीय राइफल्स का एम्ब्लेम, 2 AK-47 एक दूसरे को काटती हुई, उस पर अशोक चक्र, बीच में लिखा हुआ 14 राष्ट्रीय राइफल्स आपका स्वागत करता है। उसके ऊपर लिखा हुआ वीरता और दृढ़ता, उसके ऊपर अंकित कर्म ही धर्म। भूषण कैंप के भीतर घुसते हुए मन फिर खुल उठा। बाईं तरफ फूलों का सुंदर संसार, तरह तरह के फूल, महकते हुए गुलाबों की क्यारियाँ, कहीं सूरजमुखी, कहीं जवा फूल तो कहीं रात रानी। सुंदर खूबसूरत गमले, कालीन सी बिछी ताज़ा कटी घास, उसकी लय ताल में बहते जगह जगह गहरे ताल, कत्थई रंगों के मिले जुले खम्भे, गोल गोल घुमावदार रास्ते, बीच बीच में मोती सियाव लिए चिकने सफ़ेद पत्थरों की कतार। और तभी सिद्धार्थ की नज़र पड़ी एक और बोर्ड पर जिस पर लिखा हुआ था उंगली ट्रिगर पर, सिर्फ कांटेक्ट होने पर, यानी वीरता और दृढ़ता के साथ साथ व्यर्थ के खून खराबे से बचने की चेतावनी भी। कुछ कदम आगे बढ़ने पर देखा उसने छोटे छोटे कॉटेज नुमा घर, गुड़ियों के घर से आर्मी के ऑफिसर्स के लिए, साथ साथ एक कतार में छोटे छोटे ऑफिस, रिक्रिएशन रूम, कंप्यूटर रूम, PRI ऑफिस, TNT ऑफिस। रिक्रिएशन रूम में देखा एक मिलिटेंट की तस्वीर के ऊपर लिखा था वांटेड, खूबसूरत बढ़ी हुई दाढ़ी, नीचे लिखा था अहमद रशीद, जिसने घाटी में कई घातक विस्फोटों को अंजाम दिया था। अपनी कॉटेज में घुसा तो चहक गया था सिद्धार्थ। सेब और अखरोट के पेड़ों पर ढेर खूबसूरत चिड़ियाँ, जिनकी चहचहाट वातावरण को जीवन, ताजगी और उमंग से भर रही थी। उन लम्हों में कैंप में इतनी शांति, सुकून और संपूर्णता थी कि ये कल्पना तक कर पाना मुश्किल था सिद्धार्थ के लिए कि इसी श्रीनगर की घाटियों और वादियों में हर क्षण हिंसा, अशांति, खून खराबा और नफरत फैलाने की साजिश भी रची जा सकती है। वह भूल चुका था युद्ध को, अशांति को, AK-47 को, फूलों, हिमालयी हवाओं, गुनगुनी धूप की मौज में तरंगित हो आगे बढ़ रहा था कि कदम फिर ठिठक गए। सामने PRI ऑफिस के बाहर लिखे थे जवानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश। वह पढ़ने लगा। थल सेनाध्यक्ष के 10 महत्वपूर्ण निर्देश। बलात्कार नहीं, छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार नहीं, किसी को भी शारीरिक उत्पीड़न नहीं, हथियार या पोस्ट का नुकसान नहीं हो, अन्यथा सेना की बदनामी होगी। आम जनता के झगड़ों में ना पड़े, नागरिकों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। संचार का माध्यम जैसे टेलीफोन, रेडियो, दैनिक आदि का इस्तेमाल अपने ऑपरेशन के फायदे के लिए करना चाहिए। व्यक्तिगत अधिकारों को बढ़ावा एवं इज्जत देनी चाहिए। केवल ईश्वर से डरना चाहिए। धर्म के रास्ते पर चलना और खुश होकर देश की रक्षा का आनंद लेना हमारा कर्तव्य है। बाउस पर्व मन ही मन चुटकी ली सिद्धार्थ ने। यही अंतर है फौज और पुलिस में। सच है कि कोई भी व्यक्ति आम आदमी के साथ ऐसा सलूक करता है कि यह बहुत कुछ निर्भर करता है उस मानसिकता और व्यक्तित्व पर जो उसके वरिष्ठ ऑफिसर उसकी तैयार करते हैं। कितनी मानवीयता से भरे हैं ये निर्देश। सत्य तो यह है कि यदि कश्मीर में फ़ौज स्थिति को इतना कुछ नियंत्रित कर पाई तो इसका बहुत कुछ श्रेय कर्नल केदार आप्टे जैसे कमांडिंग अफसरों को ही है, जिन्होंने अनुशासन और शराफत दोनों को अपने फौजियों में साधा है। बस ज़रा सा रिस्क एलिमेंट कम हो तो उसे कोई गिला नहीं भाई के फौजी होने से।
पहली बार उसे भाई के इस दावे में दम लगा। उसकी अपेक्षा उसके भाई का जीवन कहीं बड़े और बृहत्तर लक्ष्य को समर्पित है। मन की तरंग में आगे बढ़ रहा है। नज़र पड़ी एक और कॉटेज पर। लिखा था ड्यूटी रूम, जिसकी बाहरी दीवार पर एक पेपर कटिंग चिपकाई हुई थी। शायद कमान अधिकारी ने फौजियों का मनोबल बढ़ाने के लिए चिपकाई थी वह कटिंग। उसमें जिक्र था कि कंगन गांव में पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए मिलिटेंट को दफनाने के लिए गांव वालों ने ज़मीन देने से इनकार कर दिया, जबकि एक समय ऐसा भी था जब इसी गांव में कोई मिलिटेंट पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता तो गांव वाले रैली निकालते कि ये हमारे लिए शहीद हुआ। गांव की बूढ़ियां उसके शव से लिपट जाती थीं। क्या ये लोगों की मानसिकता का बदलाव है या आर्मी का डर? क्योंकि आर्मी मिलिटेंट से सहानुभूति रखने वालों पर कड़ी नज़र रखती है। सामने बहती सिंधु नदी की तरफ बहने लगी विचारों की नदी। उसे एक ईरानी कहानी याद आई, जिसमें एक बाप अपने बागी बेटे की लाश लिए दर बदर भटकता रहा, पर किसी ने भी तानाशाह के डर के मारे उसे दफनाने की इजाज़त नहीं दी। उफ, कब तक टकराते रहेंगे विरोधी सत्य? रंगी रहेगी खून से ये दुनिया। बुशन कैंप का अहाता कितना लुभावना था, उतना ही रोमांचित करने वाला भी। ये अलग ही दुनिया थी वह, जो कदम कदम पर यह एहसास कराती थी कि वह एक ऐसी भूमि के टुकड़े पर खड़ा है जहाँ हिंदुस्तानी होना सबसे अधिक खतरनाक है। नागरिक जीवन जीने वालों के लिए ये सचमुच एक अलग तरह का अनुभव था, डर और गौरव की मिली जुली अनुभूति से भरपूर। थोड़ा और आगे बढ़ा सिद्धार्थ तो फिर एक दिशा निर्देश। क्या यहाँ सब कुछ दीवारों पर ही लिखकर टांग दिया जाता है? कोई बाहरी व्यक्ति पढ़ ले तो? फिर ख्याल आया उसे वह आर्मी का बेस कैंप है। यहाँ सिवाय अफसरों के निजी पारिवारिक सदस्यों के परिंदा भी नहीं घुस सकता। निजी सदस्यों को भी बहुत ही कम समय 2 या 3 दिन तक ठहरने की इजाज़त मिलती है। वे दिशा निर्देश भी काफ़ी महत्वपूर्ण और रोचक थे। वह पढ़ने लगा। HSTI को हमेशा रेडी मोड में रखें, अन्यथा जब तक इसे रेडी मोड में आप लाएंगे 2-3 मिनट निकल चुके होंगे, तब तक मिलिटेंट करीब आ चुके होंगे। इसलिए रेडी मोड में रखें जिससे दूर तक नज़र रखी जा सके और फायर किया जा सके। एक एड हॉक काम चलाऊ योजना हमेशा अपने दिमाग में रखें, जिससे कभी अचानक त्वरित एक्शन लेना पड़े तो आप ले सकें। कन्वॉय में सबसे पहले वह चढ़े जिसे सबसे बाद में उतरना हो, और सबसे बाद में वह जिसे सबसे पहले उतरना हो। गाड़ी को हमेशा कन्वॉय लाइट पर चलाएं, जिससे दूर से गाड़ी नज़र ना आए। रात को फुसफुसाकर बात करें, क्योंकि अंधेरे में आवाज़ दूर तक जाती है। पंजों के बल चलें, जिससे घात में बैठे मिलिटेंट को कोई आवाज़ ना सुनाई पड़े। खांसी या छींक आए तो मुंह में दबाकर रखें। जबान अपने साथ छोटी सी टॉर्च हमेशा रखें, चाहे दिन हो या रात। यहाँ कश्मीर में अपना सिर्फ एक मकसद है, मिलिटेंट को मार गिराना। तल्लीन हो पढ़ रहा था कि सिद्धार्थ की तभी पीछे से संदीप ने धौल जमाया। अरे ये क्या, क्यों पढ़ रहे हो इन्हें? ये सिर्फ आर्मी वालों के लिए हैं। सिविलियंस को मनाही है इन्हें पढ़ने की। एकदम गोपनीय दिशा निर्देश। तो फिर इन्हें बाहर खुले में क्यों टांग रखा है? जनाब, ये तो हम फौजियों और जवानों की तरह खुले में ही रहेंगे। आप गलत जगह खड़े हैं। चलिए आप अपने कमरे में और बंद हो जाइए। बोलते बोलते अपने ही बात पर हंस पड़ा था संदीप। हाँ हाँ, बंद हो जाऊंगा। मुझे दिलचस्पी नहीं बच्चों की तरह वरिष्ठों से उंगली पकड़वाने में। बस इतना बता दें, यह HSTI है क्या भला? बताना क्या है, तुझे दिखा ही दूंगा। बस अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, इसलिए इतना भर समझ ले कि ये एक प्रकार का बेशकीमती कैमरा होता है, जो हर यूनिट के पास एक ही होता है। इससे काली रात के काजल अंधेरे में भी कई किलोमीटर तक देखा जा सकता है। हाँ भाई, एकदम साफ सपाचट। पर एक चीज़ मैं नहीं समझ पाया, जगह जगह इन्हें चिपकाया क्यों गया है? तो अभी आप सुन रहे थे मधु कांकरिया की लिखी कहानी सूखते चिनार का 5वां भाग। आपको कैसा लगा ये उपन्यास का अंश, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।